Okay, students, I hope you are all well and healthy and ready to learn the new things. So, my name is Palak Patel. I am working in the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari, in Civil Engineering Department. I am going to teach you the subject is building and town planning. In this lecture, we will cover building bylaws. We will cover this lecture in a Hindi. तो बिल्डिंग बायलॉज क्या होता है? बिल्डिंग बायलॉज मतलब ऐसे लॉज जो आपको कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करे, उसे कंट्रोल करे। और इसे बायलॉज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोकल अथॉरिटीज इसे इम्प्लीमेंट करती है। इसका कंट्रोल करना, इसे इम्प्लीमेंट करना, वो सारा का सारा काम लोकल अथॉरिटी से होता है, मीन्स सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। ओके, अब इसे लोकल अथॉरिटी क्यों कंट्रोल करती है? क्योंकि कुछ जगह क्या होता है कि वेदर कंडीशन डिफरेंट होती है। सेम वेदर कंडीशन के हिसाब से हमारे मटेरियल भी डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट लेबर एंड लोकल फैक्टर की वजह से हमारे बायलॉज हर लोकेलिटी पे चेंज होते हैं। ऐसा क्यों है कि वो हर लोकेलिटी पे चेंज होते हैं? अगर एज्यूम करो आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, अगर कुछ बिल्डिंग बनानी है जो लोकेशन है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में हमें वहाँ स्नोफॉल देखने को मिलेगा और माउंटेन्स भी है। तो ऐसे में वहाँ जो अवेलेबल मटेरियल है उसका इस्तेमाल करना होगा, और स्नोफॉल होने की वजह से हमारी बिल्डिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। अब उसी जगह अगर मैं बात करूं कि मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है राजस्थान में या गुजरात के कच्छ में, जहाँ की लोकेलिटी अलग है, वहाँ के वेदर कंडीशन अलग है, सेम चीज़ वहाँ पे मटेरियल भी डिफरेंट है, तो इतने सारे चेंजेस होने की वजह से हमारे बिल्डिंग बाय लॉज हर जगह डिफरेंट दिखते हैं, हर जगह डिफरेंट रूल्स फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज होती है, वेदर कंडीशन चेंज हो जाते हैं, अवेलेबल मटेरियल चेंज हो जाता है। उसी तरह अगर मैं ये बात करूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है, अगर मैं पूरे इंडिया में एक जैसा बिल्डिंग बाय लॉज लगा दूँ, लेकिन लगाऊँ ही नहीं, मुझे नहीं लगाना बिल्डिंग बाय लॉज, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? क्यों हमें बिल्डिंग बाय लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है? अगर आप एज्यूम करो कि किसी ने एक बिल्डिंग बनाई है या कोई हाउस बनाया है फॉर द सेलिंग पर्पस, कि वो उसे बेचना चाहता है, उससे प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो बिल्डिंग या वो हाउस सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाया गया है, यानी वो उसका मटेरियल बहुत ही लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल कर सकता है, या रूम या उसके डायमेंशन चेंजेस कर सकता है जो रिक्वायरमेंट नहीं हो, जो फुलफिल नहीं करते। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि वो ओनर को जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो उसकी नीड है, वो फुलफिल नहीं होगी, और जो ओनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो तो बस प्रॉफिट लेके बेच जाएगा। तो इसी वजह से कई बार क्या होता है कि हमारा स्लम एरिया इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बिल्डिंग बाय लॉज नहीं बनाएंगे तो अननेसेसरी डेवलपमेंट होगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ डेवलपमेंट होता रहेगा, और इसी वजह से स्लम एरिया इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए बिल्डिंग बाय लॉज लगाए जाते हैं, उसका इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्डिंग बाय लॉज इन इंडिया कब आया कि जब वो 1990 में ब्रिटिश टाउन प्लानिंग एक्ट जब प्रेजेंट किया गया, ब्रिटिश टाउन प्लानिंग एक्ट 1909 जब प्रेजेंट किया गया, उस वक्त शुरुआत हुई हमारे देश में बिल्डिंग बाय लॉज की। जो लोग अच्छा और लिविंग डिज़र्व करते हैं, हेल्थी लिविंग डिज़र्व करते हैं, उन लोगों को एक हेल्थी लिविंग देना, ये था एम था बिल्डिंग बाय लॉज का।
सेकंड, अब नेशनल बिल्डिंग कोड, अब जब बिल्डिंग बाय लॉज इम्प्लीमेंट हुए तब हमने इम्प्लीमेंट किया नेशनल बिल्डिंग कोड, जिसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1970 में, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनबीसी, नेशनल। अब एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड पब्लिश हुआ 1970 में। उसे पब्लिश किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ये गाइडेंस था थ्रू आउट पूरी कंट्री में, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, म्यूनसिपल बॉडीज है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, या कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उन सब के लिए ये गाइडेंस की तरह था। मतलब कि ये पब्लिश किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, और बाकी की सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट म्यूनसिपल बॉडीज़ और दूसरी जो भी अथॉरिटी या एजेंसी थी, कंस्ट्रक्शन एजेंसी, उसके लिए गाइडेंस की तरह आया है। और देन आफ्टर हमें इसमें 3 अमेंडमेंट करने पड़े। अमेंडमेंट मतलब क्या कि हम उसमें कुछ चेंज करते, कुछ बदलाव करते, या तो कुछ ऐड करते या तो कुछ रिमूव करते। तो ऐसे 3 चेंजेस आए। क्यों आए 3 चेंजेस? क्योंकि हमारे उस वक्त 1970 के बाद हमने कुछ ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ फेस की, जैसे कि अर्थक्वेक या सुपर साइक्लोन, जिसकी वजह से बिल्डिंग डैमेज हुई। ओके, तो जब ये बिल्डिंग डैमेज हुई, उसे हमने स्टडी किया, तो हमने पाया कि हमने जो बिल्डिंग बाय लॉस में जो रूल्स लगाए हुए हैं वो इतने सही नहीं है। तो हमने उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए, जैसे कि कुछ ऐड किया या कुछ निकाला, या कुछ ऐसे अमेंडमेंट लाए जो ज़रूरी थे। तो इस सारे 3 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास रिवाइज्ड एनबीसी, मतलब जो नया नेशनल बिल्डिंग कोड आया, उसे पब्लिश किया गया 2005 में, मतलब एनबीसी 2005। अब ये एनबीसी 2005 में कुछ सेक्शन है, जैसे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट। तो ये सेक्शन क्या है कि इस सेक्शन के अंदर रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की जाए, तो उस इंटीग्रेटेड अप्रोच में किस तरह से अप्रोच करना है उसके रूल्स लिखे हुए हैं, उसके रेगुलेशन लिखे हुए हैं। जैसे कि आप एक बुक खरीदते हो, बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर्स आते हैं, उसी तरह ये अलग अलग सेक्शन है। जैसे कि ये 3rd सेक्शन है फायर एंड लाइफ सेफ्टी। तो ये फायर एंड लाइफ सेफ्टी में हमें रूल्स दिए गए हैं कि किस तरह हम बिल्डिंग को फायर सेफ्टी दें और ह्यूमंस को लाइफ सेफ्टी दें। इस तरह के रूल्स लिखे गए हैं इस सेक्शन में। देन आफ्टर बिल्डिंग मटेरियल्स है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस एंड सेफ्टी। देन आफ्टर बिल्डिंग सर्विसेज, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइंड इंस्टॉलेशन, एयर कंडीशनिंग, हेल्थ, मैकेनिकल वेंटिलेशन, acoustics, sound insulation and noise control, installation of lift and accelerator। तो ये सारे बिल्डिंग सर्विसेज है। जैसे कि लाइटिंग एंड वेंटिलेशन एक बिल्डिंग सर्विसेज है, बिल्डिंग में हम लाइटिंग और वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, ये एक तरह की सर्विस है। तो इसके रूल्स लिखे हुए कि हमें कितनी लाइटिंग कहाँ प्रोवाइड करनी है, वेंटिलेशन किस तरह से रखना है। देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंस्टॉलेशन, एयर कंडीशनर, हीटिंग, मैकेनिकल वेंटिलेशन, acoustics, sound insulation and noise control, installation of lift and accelerator, plumbing services, लैंडस्केपिंग, साइन एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर। तो ये सारे सेक्शन है जिसके अंदर उसके रूल्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से कौन सा काम करना है, कौन से रूल्स किस वक्त लगेंगे, उसे कैसे फॉलो करना है।
देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बाय लॉस। तो बिल्डिंग बाय लॉस के कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हम क्यों ये अचीव करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं इस बिल्डिंग बाय लॉस से। सो बिल्डिंग बाय लॉस गिव अ गाइडलाइंस टू आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर्स। सो बिल्डिंग बाय लॉस क्या करते हैं कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स के लिए, और ये हेल्प करते हैं प्री प्लानिंग द बिल्डिंग एक्टिविटीज़। मतलब कि प्लान करने से पहले हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, बिल्डिंग प्लान करने से पहले हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, इसकी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, બિલ્ડિંગ બાય લોસ ગ્લો ઓર્ડરલી ગ્રોથ, એટલે कि एक समान ग्रोथ, हमें ऑर्डर में एक ग्रोथ दिखाई देती है अगर हम बिल्डिंग बाय लॉस फॉलो करें तो। और अगर ये ग्रोथ हमें किसी तरह की हपार्जियस डेवलपमेंट, मतलब कि कोई स्लम एरिया को डेवलप होने नहीं देगी, क्योंकि ये ग्रोथ प्री प्लानिंग होती है। साथ में बिल्डिंग बाय लॉस हमें सेफ्टी देता है, फायर, नॉइज, हेल्थ हजार्ड एंड स्ट्रक्चरल फेलर। देन आफ्टर दे प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, मतलब हम बिल्डिंग बाय लॉस का इस्तेमाल करके हम सही तरीके से स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और फिर हम प्रोवाइड करते हैं हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट टू द पीपल हु लिव इन अ बिल्डिंग। मतलब हम बिल्डिंग बाय लॉस के भी मुताबिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसे कंफर्ट भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब अचीव, क्या अचीव करना चाहते हैं हम बिल्डिंग बाय लॉस का इस्तेमाल करके हेल्थ, सेफ्टी और कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं पीपल को, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ईच बिल्डिंग विल बी प्रॉपर अप्रोचेस लाइट, एयर एंड वेंटिलेशन, मतलब कि सभी बिल्डिंग में हमें अच्छी लाइट, वेंटिलेशन और एयर प्रोवाइड करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव ये अचीव करना है हमें बिल्डिंग के अंदर बाय द यूजिंग बिल्डिंग बाय लॉस। दे स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड। देन आर द स्कोप ऑफ बिल्डिंग बाय लॉस। सो स्कोप ऑफ बिल्डिंग क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आर ले डाउन बाय द म्यूनसिपल बॉडीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के वक्त बिल्डिंग या कुछ भी स्ट्रक्चर बनाते वक्त बिल्डिंग बाय लॉस के यूज़ करती है म्यूनसिपल बॉडीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं। उस रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक हम कुछ जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन से रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाए जाते हैं, जैसे कि वॉल की हाइट क्या होती है, वॉल की थिकनेस क्या होती है, कौन से मटेरियल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये सारे रिस्ट्रिक्शन बिल्डिंग बाय लॉस में दिए हुए हैं। अब जब हमें उसे बाय लॉस के मुताबिक उसे अप्रूव करवाना है, तो उसको चेक और अप्रूव करते हैं वो है ऊपर जो हमने अथॉरिटी की बात की, जैसे म्यूनसिपल बॉडीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। तो ये कुछ तरीके से हमें चेक करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन ये चेक किया जाती है। देन आफ्टर मिनिमम प्लॉट साइजेस ये भी चेक की जाती है। बिल्डअप एरिया ऑफ बिल्डिंग, जब ये सब चीज़ें अप्रूव चेक होती है और वो सही है तभी आपकी बिल्डिंग अप्रूव होगी। देन आफ्टर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओपन स्पेस अराउंड बिल्डिंग्स, साइज and roof height of rooms, provision for opening for proper light and ventilation, मतलब हमें सही तरीके से लाइट और वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग देना है। फॉर सेफ्टी फ्रॉम फायर एंड एक्सप्लोजन, फायर और एक्सप्लोजन के हिसाब से हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। एक्सप्लोजन किस तरह का, बिल्डिंग में हो किसी भी तरह का एक्सप्लोजन हो सकता है, गैस की बॉटल भी फट सकती है।
और अगर कमर्शियल बिल्डिंग हो तो अभी तो टेरेस एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर ये बिल्डिंग हमें इस तरह की सेफ्टी दे सकती है, राइट। प्रोविज़न फॉर मीन्स ऑफ एसेस, प्रोविज़न फॉर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, प्रोविज़न फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट हज़ार्ड और एक्सीडेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेसिस, पार्किंग स्पेसिस की रिक्वायरमेंट भी चाहिए ऑफ स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट से नीचे, स्ट्रीट के ऊपर नहीं। कई सारी मेगा सिटीज़ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया की बात की जाए तो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग छोड़ा ही नहीं जाता। रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट एंड लैंडस्केपिंग, ग्रीन बेल्ट मतलब एनवायरनमेंट और लैंडस्केपिंग मतलब टोपोग्राफी, उसे भी मेंटेन करना ज़रूरी है। नहीं तो हम अननेसेसरी डेवलपमेंट करते रहेंगे या कुछ भी एनवायरनमेंट पे ध्यान दिए बगैर अगर डेवलपमेंट करेंगे तो फिर हमें आगे जाके इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी कंस्ट्रक्शन के ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट और टोपोग्राफी को कम से कम डैमेज हो। स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर लो इनकम हाउसिंग, लो इनकम हाउसिंग मतलब जिसकी इनकम कम हो उसके लिए भी लो इनकम हाउसिंग यहाँ पे बनाना चाहिए। अगर हम सिर्फ रिच पर्सन के लिए भी हाउसिंग बनाएंगे तो वो गलत है। तो हमें ऐसे हाउसेस बनाने के भी काम शुरू करना चाहिए जो लो इनकम पीपल अफोर्ड कर पाए। वरना जो बायलॉस का सबसे पहला जो अगर बायलॉस फॉलो नहीं होते उसका सबसे बड़ा जो हमें रीज़न देखने को मिलता है, जो कॉज देखने को मिलता है कि उससे क्या नुकसान होता है, तो आप स्लम एरिया एक बार देख लेना। जहाँ बायलॉस फॉलो नहीं होते वहाँ स्लम एरिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। ओके, साइज ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ये भी स्कोप ऑफ बिल्डिंग बायलॉस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग बायलॉस मतलब हम बिल्डिंग बायलॉस कहाँ अप्लाइड कर सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह है वहाँ हम बिल्डिंग बायलॉस अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारे एप्लीकेबिलिटी है न्यू कंस्ट्रक्शन। जब भी हमें नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना होगा हमें बिल्डिंग बायलॉस अप्लाई करना होगा और हमें नया कंस्ट्रक्शन के लिए प्लान और स्ट्रक्चर डिज़ाइन दोनों अप्रूव करवाने होंगे। ओके, तो ये फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी है फॉर द बिल्डिंग बायलॉस। सेकंड है एडिशंस एंड अल्टरेशन टू द बिल्डिंग, एडिशंस एंड अल्टरेशन टू अ बिल्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरा कोई घर है या मेरे किसी रिलेटिव का घर है, मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ऐड करना है, एक्सटेंशन करना है, तो उस एक्सटेंशन करने के लिए भी मुझे बिल्डिंग बाय लॉ से अप्रूवल लेना ज़रूरी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। और अगर मुझे ये एक्सटेंशन करवाना है या कुछ भी चेंज करवाना है तो मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए लाइसेंस पर्सन की ज़रूरत होगी जिसके पास ये सब करने का लाइसेंस हो। मतलब कि लाइसेंस आर्किटेक्चर और लाइसेंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ओके, देन दूसरी एप्लीकेबिलिटी है कि मतलब हमें किसी लैंड का डेवलपमेंट करना हो, कोई लैंड ऐसे ही पड़ी हुई हो, हम वहाँ सोच रहे चलो इसका डेवलपमेंट कर दे, यहाँ कुछ बना दे, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बिल्डिंग, तो उस वक्त भी हमें बिल्डिंग बाय लॉज फॉलो करना होगा। मतलब हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। ओके, और कुछ बार अगर हमारी ऑक्यूपेसी चेंज हो जाए, व्हेन वेयर द ऑक्यूपेसी ऑफ द बिल्डिंग इज चेंज, मतलब मेरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मुझे उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ऑफिस खोलना है,
मेरी ऑक्यूपेसी चेंज हो गई, मेरी ऑक्यूपेसी चेंज हो गई। तो अगर मैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग को एज अ ऑफिस यूज़ करता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट अथॉरिटी से इसके लिए भी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि मेरा बिल्डिंग का बायलॉस रेजिडेंशियल बिल्डिंग का है। तो अगर मुझे उसे ऑफिस में कन्वर्ट करना है या किसी स्टोर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। ओके। और वो भी उतने हिस्से का जितने हिस्से में हम चेंजेस कर रहे हैं। मतलब अगर मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग चला रहा हूँ, मेरे पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और उसके नीचे मैंने एक स्टोर खोला ग्राउंड फ्लोर पर, तो मुझे बस उसी एरिया का बिल्डिंग बाय लॉस अप्रूवल, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे ही स्टोर खोला है, ऊपर का एरिया अभी भी मेरा रेसिडेंशियल ही है, फर्स्ट फ्लोर अभी भी मेरा रेसिडेंशियल ही है। मतलब मैं जितने पार्ट्स में चेंज कर रहा हूँ उतना ही मुझे अप्रूवल लेना है। और डेमोलिश करते वक्त, मतलब कुछ तोड़ते वक्त, वेयर एनी पार्ट और होल ऑफ द बिल्डिंग इज डेमोलिश्ड, मतलब कुछ तोड़ रहा हूँ मैं, बिल्डिंग को तोड़ रहा हूँ किसी वजह से, पूरी की पूरी बिल्डिंग तोड़ रहा हूँ या सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स को तोड़ रहा हूँ, तो उस वक्त भी मुझे अप्रूवल लेना होगा। क्यों? क्योंकि जितना पार्ट बच रहा है वो बायलॉस के मुताबिक है, या जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ तोड़ने के लिए, डेमोलिश करने के लिए, वो बायलॉस के हिसाब है क्या नहीं। ओके, ये थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग बाय लॉस। देन आफ्टर फंक्शन ऑफ लोकल अथॉरिटी, फंक्शंस ऑफ लोकल अथॉरिटी। अब ये फंक्शन लोकल अथॉरिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे बायलॉज को इम्प्लीमेंट करना, उसे कंट्रोल करने का काम लोकल अथॉरिटीज़ का होता है। तो लोकल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द इम्प्लीमेंट्स ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। अब लोकल अथॉरिटी क्रिएट की जाती है बाय द लॉ, मतलब गवर्नमेंट उसे क्रिएट करती है, लोकल अथॉरिटी को गवर्नमेंट क्रिएट करती है। अब उसकी ड्यूटी क्या है कि लोकल अथॉरिटी क्या करती है कि फ्रेम सुटेबल रूल्स को फ्रेम करेगी, सूटेबल रूल्स को फ्रेम करेगी कि हमारे एरिया में इस तरह की बिल्डिंग के लिए ये रूल्स होने चाहिए, इस तरह के वो फ्रेम करेगी मतलब क्या करेगी, वो नोट्स बनाएगी, उसके लिए एक आईएस स्टैंडर्ड कोड की तरह एक कोड बाहर पड़ेगी। और उस फ्रेम करने के बाद, उस रूल्स को फ्रेम करने के बाद उसकी ड्यूटी ये भी रहती है कि ये सारे कोड इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, ये सारे रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। तो ये दो फंक्शंस हुए हमारे लोकल अथॉरिटीज़ के। और तीसरा फंक्शन ये रहता है, अगर हमारे बिल्डिंग बाय लॉस में कुछ एरर है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, तो अगर वो आर्किटेक्चर आके बोले या कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर आके बोले कि आपके इस लॉ में कुछ चेंजेस है, कुछ एरर है, तो उसे सुन कर उसके हिसाब से बिल्डिंग बाय लॉस में चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोकल अथॉरिटी की होती है। ओके। तो कोड ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ से है इंडियन स्टैंडर्ड 1256 1967, विच पब्लिश्ड बाय, मतलब जिसे पब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इस आईएस कोड के अंदर द ऑल साइलेंट फीचर्स ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी को पूरी तरह से कवर किया गया है। मतलब जो भी फीचर्स है बिल्डिंग एक्टिविटी को लेकर, जो भी सारे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं, उसे पूरी तरह से इसके अंदर कवर किया गया है। IS 1256 1967। अब लोकल अथॉरिटी प्लान अप्रूव करती है। जब लोकल अथॉरिटी प्लान अप्रूव करती है तो उसे कुछ रिक्वायरमेंट्स नीचे की चेक करनी पड़ती है, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ स्टेयर्स, लिफ्ट, कॉरिडोर्स, डोर, विंडो एंड पार्किंग। उसकी अरेंजमेंट चेक करनी पड़ती है।
देन आफ्टर बिल्डिंग की हाइट भी वो चेक करती है, और हर स्टोरी पे वो हाइट क्या मेंटेन रखते हैं या नहीं वो भी चेक किया जाता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हाई राइज बिल्डिंग और लो राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है और लो राइज बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी चेक किया जाता है, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग है। देन आफ्टर परमिसिबल एफएसआई, एफएसआई मीन्स फ्लोर स्पेस इंडेक्स, और अब सिटी में उसका दूसरा नाम है FAR, फ्लोर एरिया रेशियो। ओके, FSI और FAR हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है परमिसिबल बिल्डअप एरिया। ये भी अप्रूव होना चाहिए कि बिल्डअप एरिया उतना ही रखा गया है जितना परमिसिबल है। बिल्डअप एरिया क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ एरिया ऑफ रूम, परमिसिबल ओपन स्पेस एंड सेटबैक्स, परमिसिबल यूज ऑफ बिल्डिंग, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सैनिटरी फैसिलिटी, प्रोविजन ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन। तो ये सारे थे फंक्शंस ऑफ लोकल अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं अगर लोकल अथॉरिटी बिल्डिंग बाय लॉज को अप्रूव करने के लिए मतलब बिल्डिंग का प्लान और स्ट्रक्चर डिज़ाइन दोनों को अप्रूव करने के लिए अगर वो डिले करती है लोकल अथॉरिटी, किसी वजह से अगर वो चीज़ डिले होती है तो हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, कुछ कॉजेस मिलते हैं, कुछ ऐसे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं हमें। जैसे कि पहला इफेक्ट है इंक्रीज इन हाउसिंग शॉर्टेज, मतलब हाउस की शॉर्टेज इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर प्लान अप्रूव होने में डिले करेगा तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे होगा। तो ये भी एक कॉज है, एक कॉन्सिक्वेंसेस है। और इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, अगर हाउस शॉर्टेज इंक्रीज होगी तो स्लम एरिया ग्रोथ करेगा, क्योंकि जिसके पास हाउसिंग नहीं है वो स्लम एरिया में ही जाएगा रहने के लिए और उस एरिया को ग्रोथ करेगा। और एक बार स्लम एरिया ग्रोथ करेगा तो उसे निकालने के लिए, मतलब उसे हटाने के लिए, स्लम एरिया इज लाइक एक बहुत ही लोकल अथॉरिटी की एक सिरदर्द बन जाता है, हेडेक बन जाता है। उसे हटाना, उसके लिए फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, अगर आप सोचो आपको स्लम एरिया में से फैमिली को निकालना है वहाँ से, और उस फैमिली को ऐसे थोड़ा बोलोगे चलो निकल जाओ, आपको यहाँ से ये स्लम एरिया नहीं है, इसे तोड़ दोगे जैसे फिल्मों में होता है। बिल्कुल नहीं, वहाँ से एक फैमिली को निकाल कर दूसरी जगह सेट करना होता है, तो उसके लिए उसे कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। तो ये कंपनसेशन फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज करता है। और उसके बाद एक और चीज़ होती है कि रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता। जैसे कि वाटर टैक्स है, सैनिटरी टैक्स है, ये कलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, घर बना ही नहीं, कोई फैमिली रहने ही नहीं आई, तो वो वाटर टैक्स वो कैसे देगी। तो ये रेवेन्यू भी कलेक्शन में डिले हो सकता है। देन द लास्ट वन, डिप्रेशन इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज अ होल। सो देयर इज अ कंसिडरेबल डिप्रेशन, मतलब हम इसे एक तरह की मंदी डिक्लेयर कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। मंदी कैसे है, तो आप समझो कि आपका पैसा फ्लो हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है। पैसा कैसे रोटेट होगा कि अगर ओनर है, ओनर क्या करेगा, वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर को देगा, कॉन्ट्रैक्टर वो पैसा लेबर को देगा, लेबर का वो रोटेट होके किसी तरह क्लाइंट के पास पहुंचेगा। अब BI ये नहीं कह रहा कि लेबर का पैसा क्लाइंट के पास पहुंचेगा, लेकिन लेबर उसका इस्तेमाल करेगा, वो पैसा किसी तरह बैंक अकाउंट में ऐसे में जाएगा। अब चलो वो पैसा बैंक अकाउंट में गया, अब जो बंदा घर लेने वाला है वो बैंक से लोन लेगा, तो बैंक वही लेबर का पैसा उस लोन में इस क्लाइंट को देंगे। अब क्लाइंट जब घर खरीदने आएगा तो वो पैसा ओनर को देगा, और ओनर उस पैसे से वापस दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करेगा, और ये पैसे का रोटेशन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा।
अगर वो प्लानिंग में उस अननेसेसरी डिले होगा तो पैसा कहाँ ओनर के पास से कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा और वहीं थमा रह जाएगा, वो रोटेट ही नहीं होगा। और जैसे ये पैसे का फ्लो, ये रोटेशन रुक जाता है, उसे हम एक तौर पे मंदी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमें एक छोटी सी कंसिडरेबल डिप्रेशन, छोटी सी मंदी हम इसे कह सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमें देखी जा सकती है। अच्छा, ये तो हमने पैसों की मंदी की बात की। सेम हिसाब से कंस्ट्रक्शन में भी तो मंदी आ ही जाएगी ना। अगर अननेसेसरी डिले होगा तो एक प्लान अप्रूव नहीं होगा तो उसके पीछे कितने सारे प्लान और अप्रूव के लिए पड़े हुए गए, वो सारे अप्रूव नहीं हो गए, तो ये भी एक तरह का डिप्रेशन जनरेट होगा। तो नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, बिल्डिंग बाय लॉज के फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इन सब को रिवाइज कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम